अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत से मरीज़ और दोस्त और जानने वाले आमतौर पर यह सवाल करते हैं कि हमें 40 साल के बाद किन एहतियातों को अपनाना चाहिए, या वो कौन से मसाइल हैं जो आमतौर पर 40 साल की उम्र के बाद पैदा होना शुरू हो जाते हैं और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो एहतमाम करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ें, वैसे तो हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, हर बंदे की उम्र और इलाका, उसकी खुराक, उसकी ख़ानदानी असरात, उसका विरासती माहौल जो है वो हर बंदे के ऊपर अलग अलग तरीके से असरअंदाज होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कामन हैं। मसलन ये बात ज़हन के अंदर रखें कि 30 साल के बाद बंदे की सेहत का ज़वाल शुरू हो जाता है, वो जिस्मानी तौर पर वो पहले जैसा नहीं रहता, कमज़ोरी की तरफ गामज़न हो जाता है। और 40 साल के बाद तो ख़ास तौर पर हर बंदा ही, चाहे वो किसी रंग नस्ल उम्र से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो लाज़मी तौर पर महसूस करता है कि अब जिस्मानी ताकत, ज़हनी ताकत और परफॉर्मेंस जो है वो पहले जैसी नहीं रही। तो वो कौन से मसाइल हैं जिनसे आमतौर पर हमें 40 साल के बाद आफ्टर 40 जो है जिनका हमें सामना होता है, उनमें से सबसे पहली बात ये है कि आमतौर पर वज़न बढ़ने का मसला आम हो जाता है कि फ़िज़िकल वर्क कम हो जाता है, सिटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो इसके नतीजे में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद अमूमी तौर पर देखा गया है कि जिन लोगों के ख़ानदान में डायबिटीज़ है, शुगर है, तो वो 40 साल के बाद शुगर का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह बाद लोगों को जोड़ों का मसला बन जाता है, गठिया का शिकार हो जाते हैं, या उनके पट्टे सख्त होना शुरू हो जाते हैं, जोड़ अकड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, हड्डियों की कमज़ोरी का मसला बन जाता है, क्योंकि सिने-यास के बाद, मेनोपॉज़ के बाद उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का मसला बनता है, हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में अगर कोई भी एक्सीडेंटल मामला हो जाए तो उनकी हड्डी कहीं से भी फ्रैक्चर हो सकती है। फिर इस तरह कुछ ख़ानदानों के अंदर कैंसर के मसाइल भी पाए जाते हैं। किसी ख़ानदान में कैंसर पाया जाता है तो उनकी नस्ल में आगे 40 साल के बाद या इसी पीरियड के अंदर अंदर जो है वो कैंसर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। तो ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिनका अमूमी तौर पर हमें क्लिनिकल तौर पर भी हम देखते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, हमें इन्हीं का सामना करना पड़ता है, इन्हीं के साथ हमें नबज़ आज़मा होना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, कि इनमें से हर मसले को हमें किस तरह हैंडल करना चाहिए। सबसे पहली तो बात ये है कि हमें अपना साल 6 महीने के बाद जो है मेडिकल चेकअप लाजमी करवाना चाहिए। अपने बुनियादी तमाम लेबॉरेटरी टेस्ट हैं वो अपने मालिज के कहने के ऊपर उनसे लिखवा कर तो वो लाजमी करवाएँ, उसका चेकअप करवाएँ, फिज़िकल एग्जामिनेशन करवाएँ, ताकि आपको मालूम हो कि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि जो अभी जन्म ले रही है, अभी सर उठा रही है, अभी उसके सिम्पटम और साइन ज़ाहिर नहीं हुए, लेकिन अंदर वो जो है वो डेवलप होना शुरू हो चुकी है। अगर कोई ऐसा मामला है तो वो बिल्कुल शुरू के अंदर इसको हैंडल कर लिया जाए। तो लिहाजा बाकायदा चेकअप ये ज़रूरी है। आफ्टर 40 कोशिश करें कि हर 6 महीने बाद या साल बाद अपने मालिज से अपना तिब्बी मुआयना लाजमी कराएँ और मेडिकल टेस्ट अपने लाजमी करवाएँ। खाने पीने में मोहतात हो जाएँ, क्योंकि अब पहले वाली खुराकें, पहले वाली वो मुरगन चीज़ें, वो जंक फूड, वो चटपटी चीज़ें, वो बाज़ारी खाने अब आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं रहे। अब आपको वो नुकसान दे सकते हैं। अगर आप कहें जी मैं पहले इतना देसी घी खा जाता था, इतनी रोटियां खा लेता था, इतना फलां अनाज खा जाता था, वो पुरानी बातें हैं। उस वक्त आप काम भी करते थे, एनर्जी लगती थी, आपकी ज़रूरत थी। बचपन में, जवानी में इसकी ज़रूरत भी होती है, इस्तेमाल भी होता है। अब आप उतना काम नहीं कर रहे, उतनी आप एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे, तो लिहाजा अब आपको मोहतात खाने की ज़रूरत है। मोहतात खाएँ, दूध हज़म खाना खाएँ, घर का बना हुआ खाएँ। बाज़ारी चीज़ें, जंक फूड, बेकरी और पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, बेकरी आइटम है, कोशिश करें कि इनसे जितना आप गुरेज़ कर सकते हैं करें। घर का पका हुआ खाना, अपना बना हुआ सेहत बख्श खाना जो है, जो मुतवाज़न है, उसका इस्तेमाल करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी को इरादतन बढ़ाएँ, यानी आप कोशिश करें कि आप जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहें। उसके लिए आप क्या तरीक़ाकार अपना सकते हैं? आसान तरीका ये है, आप आधा घंटा एक्सरसाइज और वॉक का शेड्यूल बनाएं, जिसमें आप 30 मिनट जो हैं वो वॉक करें और एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज कहते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करनी है, लाजमी कि जिम ही ज्वाइन करना है। आप पैदल चलें, 30 मिनट के लिए पैदल चलें और हल्की फुल्की घर के अंदर जो कुछ एक्सरसाइज हैं वो करें। ख़वातीन भी करें, मर्द भी करें। ये 2-4 दिन की बात नहीं है, ये सारी ज़िंदगी की हमारी ज़रूरत है
और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप दिनी तौर पे तैयार हो जाएं कि फिर मोटापा भी आ सकता है, वज़न बढ़ सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, डायबिटीज़ बहुत जल्दी आपको पकड़ सकती है और बहुत सारे आपके फैमिली के जो मसाइल जो आपसे पहले आपकी नस्ल में ज़्यादा उम्र में लोगों को हुए थे, आपको वो थोड़ी उम्र में हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सहूलतें बढ़ रही हैं, तानाशानी हो रही है, तो ये मसाइल बढ़ रहे हैं। तो उसका आसान हल ये है कि सेहत बख्श खाएँ, सैर और एक्सरसाइज को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसके अलावा छोटे मोटे जितने काम आप पैदल कर सकते हैं वो पैदल करें। जो फिज़िकली कर सकते हैं दूसरों से कराने के बजाय कोशिश करें कि खुद करें ताकि आपका जिस्म एक्टिव रहे। वज़न को ख़ास तौर पर कंट्रोल में रखें। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो ये आपके लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि वज़न बढ़ाना आसान है, कम करना सबसे मुश्किल काम है। तो वज़न किस तरह कम करना है? अपनी डाइट मैनेजमेंट करें, आप एक्सरसाइज को मेंटेन करें। उसके लिए आप अपने किसी भी मालिज से या न्यूट्रिशनिस्ट से अपना डाइट प्लान बनवाएं, उसके मुताबिक खाएं पिएँ। और किसी भी एक्सरसाइज एक्सपर्ट से, डॉक्टर फिजियोथेरापी से आप अपने लिए किसी एक्सरसाइज को तजवीज़ कराएं। यानी आप एक्सरसाइज और ग़िज़ा के ज़रिए से अपने वज़न को मेंटेन करें। अपनी हड्डियों की सेहत के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है उनको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। कोशिश करें कि आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लेने के बजाय आप जो कुदरती सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। 40 साल के बाद जहाँ आपको जिस्मानी सेहत की देखभाल की ज़रूरत है, तो उससे ज़्यादा आपको ज़हनी सेहत की देखभाल की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसमें दौड़ भाग ज़्यादा हो जाती है। आपके हम उम्र, आपके क्लास फेलो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार वो इस उम्र में मसरूफ़ तरीन हो चुके होते हैं। तो ऐसे हालात में तन्हाई का एहसास बढ़ सकता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ सकती है। तो उसका तरीक़ाकार क्या है? अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। उनके साथ जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लें और जो भी जितनी भी तामीरी सरगर्मियाँ हैं जो आपके इलाके में हो रही हैं उनका जाके जायज़ा लें, उनमें जाके हिस्सा लें। तो ये आपके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार है कि आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बच सकेंगे। अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। अगर आप इससे पहले एक गलत लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किए रहे हैं तो अब ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। किसी भी तरह के मुज़र सेहत खाने जो हैं उनको अपनी लाइफ में से आप ये सिगरेट नोशी और नस्वार, शराब या जितनी भी मंशियात हैं, जितनी भी मुज़र सेहत चीज़ें आते हैं उनको आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल बाहर फेंकें। रात को वक्त पे सोएं, सुबह टाइम पे उठें, सैर करें, वॉक करें और तन-आसानी से कोशिश करें कि आप परहेज़ करें, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत ज़्यादा देर तक अच्छी रहेगी। आप दवाई के मामले में ज़रा बराबर कोताही ना करें। अगर आप अल्लाह रहम करे किसी ऐसे मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं, मसलन ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जोड़ों का मसला है या कोई भी ऐसी बीमारी है जो क्रॉनिक है, जिसका आप शिकार तो हो चुके हैं, लेकिन अब उसकी दवाई में कोताही ना करें। उसका इलाज जो जुगाड़ के तरीके से, टोटकों के तरीके से ना करें। मुस्तनद मालिज से, अच्छे मालिज से, काबिल एतमाद मालिज से, चाहे वो होम्योपैथ डॉक्टर है, चाहे वो हकीम है, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर है, आप उससे बाकायदा तरीके से उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक जो है वो इलाज करें। उसको फीडबैक दें, उसको बार बार जाके बताएं और इसके साथ साथ आप उस बीमारी के हवाले से या सेहत के हवाले से मुस्तकबिल का जो लाहा अमल है वो भी उसके साथ डिस्कस करें कि आइंदा क्या चीज़ें मुमकिन है, उसका क्या सद्देबाब होगा। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनका हमें 40 साल के बाद वास्ता पड़ता है, जिनको हमें मैनेज करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि जब आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे, आप उम्मीद है कि अपनी सेहत की अच्छी हिफाजत कर सकेंगे और अपने फैमिली की भी अच्छी हिफाजत कर सकेंगे और इसके आफ्टर 40 के जो चैलेंजेस हैं इनको सही तरीके से आप इंशाल्लाह मैनेज कर सकेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और अपनी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।